हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज से करंट अफेयर जितनी भी होंगी, जो आपकी 18 जून से पहले करंट अफेयर रह गई हैं, उनको मैं एक वीडियो पूरा बना के आपको डाल दूंगा। और दोस्तों, ये जो आज से जो मैंने करंट स्टार्ट किया है, ये आपका यूपी एसआई, एएसआई, आरओ, एआरओ, जितने भी यूपी पीसीएस वगैरह के जितने भी एग्जाम हैं, आप लोगों के लिए मददफुल रहेंगे। और आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। अब आप लोग प्रतिदिन करंट अफेयर मिलेगा इस चैनल पर, क्लियर कंसेप्ट पर। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं करूंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, छाट के क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल आप लोगों के लिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की परियोजना पर रोक लगाने के लिए बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉर्डर के इलाके का दौरा करने का फैसला किया है। दोस्तों, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पब्लिक अपीयरेंस हो रहे हैं पहली बार चुनाव के बाद। और पहली बार क्यों आ रहे हैं ये यहाँ पर टेक्सास आ रहे हैं। तो ये क्यों टेक्सास जा रहे हैं, इस चीज़ को हम लोगों को पूरा मामला पूरा करना है कि किस लिए ये यहाँ पर जा रहे हैं, इसको पूरा पता करना है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है कि जो अमेरिका है ना, जिस तरीके से भारत में बांग्लादेश से कुछ घुसपैठिए पहुंच जाते हैं, इधर पाकिस्तान से पहुंच जाते हैं, तो इनसे भारत तंग आता रहता है। उसी तरीके से अमेरिका क्या है, मैक्सिको के लोग क्या है कि ये जो चार इसके स्टेट हैं, एक है टेक्सास जो सबसे बड़ा स्टेट है अमेरिका का, दूसरा न्यू मैक्सिको, तीसरा एरिजोना और चौथा कैलिफोर्निया। देखते हैं, इसमें शायद मेरे पास नहीं है, तो उसमें मैं बताता हूँ कि ये चार मैंने बताया, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और कैलिफोर्निया, ये यूएसए के स्टेट हैं। क्या है कि इन चारों स्टेट में एक बॉर्डर बनाता है, किसके साथ, मैक्सिको के साथ। जब ये मैक्सिको के साथ बॉर्डर बनाता है तो मैक्सिको क्या कर रहा है, इस बार क्या हो रहा है कि मैक्सिको के लोग वहाँ पर अमेरिका में चले जाते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 3.5 लाख लोग पर ईयर अमेरिका में घुसपैठिए के रूप में अंदर पहुंच जाते हैं। अब इसका मानना क्या है, क्यों पहुंच जाते हैं। दिक्कत ये है कि जिस तरीके से वहाँ पर क्या किया जाता है, इन्हीं को जो घुसपैठिए अमेरिका में पहुंच जाते हैं, उनको पूरी तरीके से क्या किया जाता है, वहाँ पर किसी को जेल में डाल दिया जाता है। जबकि अमेरिका में जाने के लिए कई प्रकार के वीज़ा बनते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये इन स्टेटों के थ्रू उसमें पहुँच जाते हैं। अब लेकिन होता क्या है कि मैक्सिको की इतनी हालत ख़राब है कि अगर जितनी अच्छी कंडीशन अगर कहा जाए कि अगर जब इनको जेल में डाल दिया जाता है अमेरिका में, तो वहाँ पर अच्छा पोषण होता है इनका, जेल में अच्छी कंडीशन, अच्छी सिचुएशन मिलती हैं, अच्छी तरीके से रहना मिलता है, कंपैरिजन किसके, मैक्सिको में रहने के लिए। तो इतने ख़राब हालात हैं। तो ये लोग अब इसमें हैं कौन कौन, ये मैक्सिको में जो लोग हैं, इसमें भारत के भी हैं कुछ लोग जो घुसपैठी के रूप में अमेरिका जाते हैं, पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, वहाँ पर भी यही है सिस्टम। ठीक है ना दोस्तों। अब है क्या, इसके बारे में हम लोग बताते हैं कि अब इसमें ये लोग जाते हैं, वहाँ पर धंधे वगैरह करते हैं, इन्हीं के थ्रू स्मगलिंग वगैरह होती है, ड्रग्स तस्करी करते हैं, जितने भी अवैध कार्य हैं ये इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। इन सब पर रोक करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, जब इन्होंने चुनाव लड़ा था पिछली बार 2015 में, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि जब 2015 में इन्होंने घोषणा की थी कि जब मैं चुनाव जीत गया अगर, तो ये जो दीवार है, यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दूंगा, कहाँ पर, मैक्सिको और यूएसए के बीच में, जिससे ये लोग नहीं आ पाएंगे। कौन, ये जो घुसपैठी वगैरह हैं, ये नहीं आ पाएंगे। ये 1900 मील्स कुछ की दीवार है, 1971 मील्स के समथिंग कुछ दीवार खड़ी करनी जगह है, बाउंड्री है जो मैक्सिको और यूएसए के बीच में, उस पर ये दीवार खड़ी करना का चाहते। किसने ये वचन दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसकी वजह से इन्होंने जीत हासिल की थी। ये चारों स्टेटों ने इन्हें जिता दिया था, टेक्सास ने और न्यू मैक्सिको, एरिजोना और कैलिफोर्निया, इनको जिता दिया था। ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने जब इस चीज़ की डिमांड की, ये मतलब कि जो भी वादे करते हैं ये पूरे वादे के पक्के हैं, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, और इसको पूरा भी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये जीत के आए, तो इन्होंने कांग्रेस से क्या किया, कांग्रेस से कहा कि मुझे इस दीवार को पैसे बनाने के लिए पैसे चाहिए, इस पर बजट पास करो। लेकिन ये बजट पास नहीं हो, क्योंकि ये जो था वो लगभग 6.5 बिलियन करोड़ डॉलर का खर्चा आना था इस दीवार को बनाने के लिए। फिर अब क्या हुआ, तो
उन्होंने पास नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया कि 2018 में क्या किया कि जब ये पास नहीं हुआ तो जो रक्षा के लिए पैसा मिलता था, जो डिफेंस के लिए पैसा मिलता था, उस पैसे को इन्होंने इस दीवार में बनाने के लिए लगा दिया। काम शुरू हो गया। अब क्या हुआ, दोबारा जब चुनाव हुए तो आए कौन, जो बाइडेन साहब आए, और इन्होंने क्या किया, इस पर रोक लगा दी। बोले ये जो आप पैसे जो है ना, ये पोर दीवार है। कौन सी पोर, मतलब कि ये जो जाली की टाइप की है, अगर ये जैसे डिस्क तस्करी वगैरह है, ये तो नहीं रुक पाएगी, क्योंकि ये तो मैं उससे अगर नहीं कोई उस बाउंड्री के पार जा पाएगा तो उससे निकाल देगा बाहर, उस साइड कर देगा दीवार से ही, क्योंकि उसमें तो पोर्स हैं, ठीक है ना, जाली लगी हुई है। अब क्या है कि इस तरीके से वहाँ पर जो जो बाइडेन है उनका मानना है कि जो ड्रग्स तस्करी है ये तो हो जाएगी आसानी से। अब कुछ तो वहाँ पर भरण पोषण नहीं हो पा रहा है मैक्स को लिए, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इसको हवाला देते हुए, और ये दीवार खड़ी करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो इस तरीके से मैं इसको दीवार को नहीं खड़ा करूँगा, और इस तरीके से उन्होंने इस पर रोक लगा दी। अब ये चीज़ जब डोनाल्ड ट्रंप को पता चली तो वो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो अब आ रहे हैं टेक्सास लोगों के लिए कि मैंने जो वादा आप लोगों के लिए किया था और मैं उस वादे को फिर से पूरा करूंगा। जब भी अगले चुनाव में जीत जाएंगे तो ये चुनाव की तैयारी फिर से करने लगे, और ये जा रहे हैं कहाँ पर, टेक्सास जा रहे हैं। जो क्योंकि अब इनका विरोध कौन करता था, क्योंकि जब दीवार खड़ी होने लगी तभी विरोध किया गया था, क्योंकि विरोध किसने किया था, जो लोग घुसते थे ना उसमें वही लोग विरोध करते थे, लेकिन जिन लोगों को फायदा होता था उन घुसपैठियों से। लेकिन वहाँ पर जो लोग इसका समर्थन करते थे वो लोग फिर से इनके समर्थन में उतर आए हैं। किन के समर्थन में, जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतर आए कि ये दीवार बननी चाहिए, घुसपैठिए बंद होना चाहिए। तो ये पूरा मामला है, इसीलिए जो मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार की परियोजना थी उस पर रोक लगा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी पर दौरा करने जा रहे हैं, टेक्सास जा रहे हैं। कौन, डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देख लो, ये दिया गया था, ट्वीट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, और ऑस्ट्रेलिया से लगातार सुर्खियों में मज़ेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है, ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ के बाद जमीन के क्षेत्र में मकड़ियों का जाल चादर की तरह पेड़ पौधों पर घास सा बिछा हुआ देखा गया है। मतलब क्या है दोस्तों, इसका पूरा इस मतलब को समझते हैं कि अभी हाल ही में पिछली न्यूज आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में चूहों की बरसात होने लगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर ऊंट मरने लगे। तो ये लगातार खबरें आ रही हैं जोक्स की तरह। अब क्या आ गया है, खबर क्या है, ये पूरी उसको मामले समझते हैं कि इस तरीके से मकड़ी जाल बुन रही है। ऐसा लग रहा है दूर से देखने पर कि बाढ़ आ रही है। क्या आ रहा है, बाढ़ आ रही है। इस तरीके से मकड़ियों ने क्या किया, जाल बुन दिया, किस पर, पेड़ों पर। अब फिर ये साइंटिस्ट से पूछा गया, फिर साइंटिस्ट ये पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है, इस तरीके से अभी तक नहीं देखा गया था, अब मकड़ियाँ इस तरीके से जाल क्यों बुन रही हैं, और लग रहा है बाढ़ सा आ रहा है। तो अभी कुछ दिनों पहले गिप्सलैंड जगह है ऑस्ट्रेलिया में, उस पर बाढ़ आई थी। किसमें, गिप्सलैंड जगह पर। तो जब बाढ़ आई थी तो साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि उस तरीके से उनका हैबिटेट ख़त्म हो गया था, जहाँ पर वो लोग रहते थे, जो मकड़ियाँ वगैरह रहती थी वो ख़त्म हो गया था। तो उनको इस चीज़ को खतरा, ये जब ही बनाते हैं इस तरीके का जाल, मकड़ी तभी बुनती है, जाल अपनी सुरक्षा के लिए बनाती है जब उस पर खतरा मंडरा आता है। तो वो इस तरीके से पेड़ों पर जाल बुन रही है, पेड़ों के ऊपर, मतलब पानी भी आए तो नीचे से निकल जाए, और मेरा जो हैबिटेट है वो बना रहा है, मेरा जो संरक्षण है वो बना रहा है, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, जो रह रही है उस पर वो मकड़ियाँ जो है वो बनी रहे। उस तरीके से जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने ये हवाला दिया कि इसीलिए मछली जाल बुन रही हैं कि दोबारा कभी अगर इस तरीके से बाढ़ आती है तो उसके बचाव के लिए ये मकड़ी का जाल बुना जा रहा है, और वो अपने लिए ये बुन रही हैं। अब मैं बता दूं जो मकड़ी हैं कौन सी टाइप की मकड़ी हैं, ये आर्केंडिस, कौन सी हैं, आर्केंडिस टाइप की, आर्केंडिस टाइप की मछली हैं ये, जो उस पर जाल बुन रही हैं। और जो जो मकड़ी होती हैं ये आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ना, तो जो किंगडम में बांटे गए थे, तो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करती हैं कौन, मछली, ठीक है ना। और जो ये जाल बनाया जाता है इनको कहा जाता है बैलूनिंग ऑफ इंसेक्ट्स। क्या कहा जाता है, बैलूनिंग, मैं लिख देता हूँ एक बार, इसको कहा जाता है बैलूनिंग ऑफ इंसेक्ट,
इंसेक्ट, ठीक है ना, ये बैलूनिंग ऑफ इंसेक्ट कहा जाता है। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए ये चुन रही है। ये खबर कहाँ से आई थी? ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए, और ये क्या है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा ट्विटर से कानूनी संरक्षण छीन लिया गया है। इसका मतलब क्या है, क्यों छीना गया, क्या केस था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 25 फरवरी 2021 की बात है। एक आईटी नियम में सुधार किए गए थे, भारतीय आईटी नियम में सुधार किए गए थे, और इनको कहा गया था, जितनी भी आईटी कंपनी उनको कहा गया था कि आप अपने जो रूल्स हैं, वो जो भारतीय आईटी अधिनियम के रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। और ये मौका दिया गया था इनको 25 मई तक मौका दिया था। 25 फरवरी 3 महीने का मौका दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन जितनी भी आईटी कंपनी थी, फेसबुक वगैरह है, गूगल वगैरह है, सब ने तो मान लिया इस चीज़ को, व्हाट्सअप वगैरह है, लेकिन एक भाई साहब हैं ट्विटर, और इन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इनसे क्या किया गया, कानूनी संरक्षण छीन लिया गया। मतलब क्या है इसका, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। एक मामला आया था, इन पर क्या किया, जब कानूनी संरक्षण छीन लिया गया तो इन पर एक केस दर्ज हुआ, और ट्विटर पर पहला केस दर्ज किया गया 15 जून को। ये 15 जून को गवर्नमेंट के द्वारा केस दर्ज किया गया। क्या केस है और पहले केस क्यों नहीं होते थे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। क्योंकि पहले आईटी अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि आप इंटरमीडिएटरी क्या होता है, इंटरमीडिएटरी से बाहर नहीं होंगे, आप इंटरमीडिएटरी के अंदर रहेंगे। और इसमें बनाया गया था कि जो भी चैनल हैं, जो भी आईटी सेक्टर है, वो भारत में भारत के आईटी अधिनियम को मानेंगे। और ये भी कहा था कि सभी जितनी भी ये कंपनियां हैं, वो भारत में अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दें, अपॉइंट कर दें। लेकिन इन्होंने नहीं किया, सब ने कर लिया लेकिन ट्विटर ने नहीं किया। और जैसे ही केस किया गया 15 जून को, 16 जून को तुरंत ही क्या किया, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट कर दिए गए, ठीक है। लेकिन अब होता क्या, केस तो चालू हो गया, और इनको क्या किया गया, इंटरमीडिएटरी से बाहर कर दिया गया। अब क्या इंटरमीडिएटरी, जैसे हम लोगों को क्या होता है, डाकिया आता है ना घर पे, तो जहाँ से डाक आता है और डाकिया क्या करता है, उस डाक को फिर हमारे घर पर लेकर आता है। तो जैसे अब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मान लो आपको किसी ने गाली लिख के एक लेटर पर दे दी, डाकिया लेकर आए, तो आप क्या कहोगे कि ये तो बताओ ये भेजा किसने है, उस चीज़ के बारे में जानकारी लोगे, ठीक है ना। ऐसे ही मैसेज तो कर दिया किसी ने, और ट्विटर क्या करता है, उस पर सोशल मीडिया के पटल पर उसने जाके रख दिया। तो भारत ने पूछा कि ये जो मैसेज है ये आया कहाँ से है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। बोले हम नहीं बताएंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देके जिसने ये मैसेज किया उसका संरक्षण कौन कर रहा है, ट्विटर। तो भारत ने क्या कहा कि बेटे अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं तुझे इंटरमीडिएटरी से बाहर करता हूं। मतलब मैं तुम्हें जो कानूनी संरक्षण दे रखा था कि आप पर कोई केस दर्ज नहीं होगा, बशर्ते आपको आईटी अधिनियम मानना होगा। लेकिन आप आईटी अधिनियम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जब भी देश पर खतरा होता है, जब भी देश पर खतरा हो, आप डेली मत बताइए मुझको कि ये क्वेश्चन ये किसने डाला, ये मैसेज कहाँ से आया, लेकिन जब देश की सुरक्षा पर खतरा हो, देश की सुरक्षा पर खतरा हो, तब आपको मुझे ये बताना होगा ये मैसेज कहाँ से आया है। अब मामला बताता हूँ। एक अभी मामला आप लोगों के लिए चला था, मैंने देखा था, टीवी पर चल रहा था, अब्दुल समद का मामला था, जिसमें क्या किया गया था कि उसकी दाढ़ी मुड़वाते हुए देखा जा रहा मुस्लिम है। एक्चुअली वो मामला क्या था कि उस पर डाल दिया गया था, तो इससे क्या होता कि जातीय हिंसा भड़कती, ठीक है ना, और गवर्नमेंट इसको रोकना चाहती थी। और लेकिन ये नहीं पता चला था ये जो मैसेज है वो आया कहाँ से है, ये ट्विटर बताना नहीं चाहता था। तो ट्विटर पर क्या किया, कानूनी संरक्षण छीन लिया गया है, जो नियम बनाए गए थे आईटी अधिनियम, ठीक है ना। अब ये मामला क्या था कि जो अब्दुल समद हैं ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और ये क्या बनाते थे, जो ताबीज़ होती है ना वो बनाते थे, ठीक है ना। अब जिसके लिए इन्होंने ताबीज़ बनाई होगी उस पर उल्टा असर कर गया वो, ठीक है ना। जिस तरीके से उन्हें लिया होगा, मान लो पढ़ने के लिए लिया होगा, कुछ भी किया, उसके फैमिली पर उल्टा असर कर गया। तो उन लोगों ने, उसमें मुस्लिम भी है कुछ, अहमद वगैरह वगैरह उसमें नाम लिए गए हैं, काफ़ी नाम लिखे हुए हैं। पुलिस गाजियाबाद पुलिस ने पूरा उसको रिकवरी करके उसको जांच करके पूरा अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उसमें बताया था। तो उसमें 5-6 जो इनकी दाढ़ी को मुड़वा रहे हैं वो 5-6 तो मुस्लिम ही हैं, ठीक है ना। रियल केस में यही है। तो अब क्या किया गया है, वैसे तो जाती हिंसा भड़क जाती,
कि भाई मुस्लिम के थ्रू अल्पसंख्यक के थ्रू ये किया जा रहा है, अल्पसंख्यक के ऊपर ये किया जा रहा है, उस प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो रियल मामला जब पता चला तो क्या हुआ कि वो लोग उसकी दाढ़ी मुड़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्विटर से ये जानना चाहती थी भारतीय गवर्नमेंट, ये जानना चाहती थी कि मैसेज जो डाला गया है, ये जो वीडियो बना के वायरल किया गया है, ये डाला किसने है, बस ये मुझे बता दो, क्योंकि इससे देश की खतरा है। अगर यहाँ पर मतलब कि हिंसा भड़क सकती थी, यहाँ पर देश में हिंसा भड़क सकती थी, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने ये पूछा था, लेकिन उन्होंने मानने से मना कर दिया। और यहाँ पर क्या किया, इस पर केस दर्ज कर दिया, किसने, भारतीय गवर्नमेंट ने। आईटी अधिनियम के तहत इन पर केस दर्ज हो गया। और क्या किया गया है कि इनको कानूनी संरक्षण जो दिया गया था भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी खत्म कर दिया गया है। अब इन पर केस बराबर होते सकते हैं। अगर किसी के खिलाफ मनहानि का दावा भी ठोक सकती है, अगर कोई भी किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके अगर कोई मैसेज कर रहा है, तो ट्वीट कर रहा है, तो उस पर ये केस कर सकते हैं, ठीक है ना। वही ट्विटर अपॉइंट इन चीफ, देखो आप लोगों को मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। देखो ये 15 को किया गया था और 16 को इन्होंने तुरंत अपॉइंटमेंट दे दिया, ठीक है ना, और तुरंत अपॉइंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आईटी एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है इनके खिलाफ, ठीक है दोस्तों। तो ये बना था, अभी लिख सकते हैं आप, आईटी एक्ट 2000 के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से संबंधित है, और ये 2000 में एक्ट बना था, उसके तहत इसको क्या किया गया है, निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जो लगातार एक साल से कंटिन्यू, 1-2 साल से कंटिन्यू सोशल मीडिया पर चल रहा है। सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, कि पुनर्गठन में लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब क्या है दोस्तों, टोटल जो ऑर्डिनरी फैक्ट्री बोर्ड है उसमें टोटल 41 फैक्ट्री है, कितनी है, 41 फैक्ट्री है, जिसमें साथ में क्या करना जाता है, क्या करने जा रहा है, ये प्रिवेटाइजेशन करने जा रहा है। अब ये प्रिवेटाइजेशन है क्या, किस तरीके से करना चाहते हैं, ये मामला हम लोगों को समझना होगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या है कि अभी एक भ्रम सा फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये प्राइवेट के जो सरकारी कंपनियां हैं वो भारत सरकार प्राइवेट कंपनियों को दे देगी, ये बेच देगी। ऐसा कुछ नहीं होने में आ रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कर्मचारी है बीएसएनएल का, जिसकी तनख्वाह 1 लाख है, लाइनमैन है, ठीक है ना। अब एक प्राइवेट कंपनी है जियो, ठीक है ना, जियो का बंदा है, वो 10,000 में वही लाइन जो है ना, आप बीएसएनएल वाले के पास 10 बार चक्कर लगाने जाएंगे तब वो जाके सुधारने आएगा आपकी लाइन, और वो भी आएगा नहीं आएगा, सही से सुधारेगा नहीं सुधारेगा। लेकिन जियो वाला वही 10,000 में अच्छा खासा आपके पास एक कॉल पर आता है और सुधार के चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो सरकारी है। अब नौकरी तो कोई छीन नहीं सकता, तो वो सरकारी है, तो सरकारी है, इसीलिए वो क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, वो इसीलिए काम को लेजीपना दिखा रहा है। और यही हो रहा है सब जगह वही हो रहा है ना, कि सब लोग क्यों सरकारी में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आराम है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, काम करें ना करें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। आज नहीं किया कल कर देंगे, आज नहीं हो पाया सॉरी, आज नहीं हुआ कर लेंगे, आज नहीं हो पाया सॉरी। तो ये सबको रोकने के लिए कि वही काम 10,000 में हो जा रहा है, अगर आप अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से, ठीक है ना। अब उसने कहा चलो ठीक है, मैं, अब गवर्नमेंट की सोच क्या होती है, गवर्नमेंट वर्कर्स की, कि अच्छा मैं चलो अच्छा काम कर भी लूँ तो क्या करेंगे, मुझे तालियां बजा देंगे, एक शील्ड दे देंगे, यही तो करेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक चीज़ की, क्या किया उन्होंने कि ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ लाओ कि जिससे कि इनके अंदर जोश बढ़े और काम करे। तो अब क्या होगा, कंपनी तो सरकारी रहेगी, आपकी जॉब भी सरकारी रहेगी, ठीक है ना, तनख्वाह भी सरकारी रहेगी, लेकिन आप जितना अच्छा वर्क करेंगे उतना आपको क्या किया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप कहते थे ना कि इतना तो मैं मेहनत करके लिया है, इतना तो जो शील्ड मिली थी उसको बेच के भी नहीं पैसा मिल सकता है, तो आपको आपके वर्क का इंसेंटिव दिया जाएगा। ये तो कहते सर प्राइवेट हो गया, तो प्राइवेट नहीं हो गया, जॉब तो सरकारी मिली, लेकिन आपका मेहनत का मेहताना और दिया जा रहा है आपको, जिससे कि आप में क्यूरियोसिटी बढ़े काम करने की। तो इस तरीके से क्या किया गया है कि ये जो कंपनी है 7, उनमें क्या किया भारत सरकार ने, इनको पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग पीएसयू में करने चाह रहे हैं। जैसे जितनी भी महारत कंपनियां हैं, जैसे आपकी एनटीपीसी है, ओआईएल है, भेल है, गेल है, सेल है, ये सब पीएसयू के अंतर्गत आती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग के अंदर आती हैं, ये सारी आती हैं। और यही कारण है
कि जो पेप एग्ज़ाम वगैरह होती है ये सब प्राइवेट तरीके से करके इसको और एग्जाम उसमें कराया जाता है, और इसीलिए सस्ते तरीके से कम पैसे में ज़्यादा वर्क करवाना, ये पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, और उसी को वो फॉलो कराना चाह रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करते हैं, गवर्नमेंट वर्कर क्या करते हैं, उसमें लेजीपन करते हैं, इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसमें ये नहीं है कि सरकार बेच रही है कुछ भी। अब समझ लो जैसे मान लो एनटीपीसी वगैरह है, इन्होंने इतना दे दिया कमा के कि अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि इसका मान लो 10% हिस्सा किसी को दे दिया, तो अब वो जिसको 10% दिया वो तो और ज़्यादा पैसा कमा के देगा ना हम लोगों को, तो वो और पैसा कमा के देगा तो और प्रॉफिट होगा, इसीलिए कुछ शेयर उसको बेच रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कंपनी उसके अधिकार में चला गया, ये नहीं होता। जैसे अभी रिलायंस ने दिया था ना 10% मार्क जुगरबर्ग को, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, इसीलिए क्योंकि और ज़्यादा ये उदारीकरण कहा जाता है, इसको लिबराइजेशन कहा जाता है, जिससे कि और ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, ठीक है ना। उसी कंपनी को देते हैं ये लोग जिस कंपनी की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फेसबुक की मार्केटिंग आप लोगों को पता ही है, अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। तो अब मार्क जुकरबर्ग को इसीलिए दिया कि और अच्छी मार्केटिंग करेंगे। अब समझो कि जितनी कंपनियों का प्रॉफिट नहीं होता उतनी ये कंपनी जो है, जैसे सुंदर देसाई पिचाई है, ठीक है ना, सीईओ है, तो इनको इतना 250 करोड़ 300 करोड़ की इनकी सैलरी है। क्यों सैलरी दी जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ का काम भी दिखाते हैं, इसलिए तो सैलरी है। प्राइवेट सेक्टर में है लेकिन सैलरी इसलिए दी जाती है। लेकिन अब इसमें जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, तो सैलरी ज़्यादा है, 60,000 सैलरी है, काम 6 रुपये का नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए जितना पैसा में कम पैसे में काम हो सके, ये मोटो रहा गवर्नमेंट का, उसको लेकर कर रहे हैं। अब बात आई आयु निर्माण बोर्ड की। ये क्या करता है, ये जो 41 फैक्ट्री मैंने बताई थी आपको, ये करती क्या है, जैसे इनमें टेक्सटाइल वगैरह है और राइफल वगैरह, तोपें हैं, गन है, पैरासूट वगैरह है, जितने ये आइटम होते हैं यही ये सब बनाती है, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं ये कब स्टेबलाइज हुई थी, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये स्टेबलाइज हुई थी 1775 में। कौन सी ऑर्डिनेंस, OFB, जो OFB है ये कब 1775 में क्या हुआ था, इसकी स्टैब्लिशन हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कलकत्ता में, कब, कलकत्ता में 1712 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई थी। और फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई थी कौन सी, गन सेल फैक्ट्री। कौन सी बनाई गई थी, गन सेल फैक्ट्री बनाई गई थी। कहाँ पर, कलकत्ता में 1912 में ये फर्स्ट गन फैक्ट्री थी, ठीक है ना। और पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी की थी, थर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी कौन सी, गन सेल फैक्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा मामला था जिस पर बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा था आजकल, और उस चीज़ को लेकर मैं इसीलिए आया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के हरित लक्ष्यों के इस रास्ते में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर समस्या के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, अभी देखा गया कि 4 और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मर गए हैं, किसकी वजह से, बिजली की वजह से। जो हमारा राजस्थान है ना, उसमें क्या हो रहा है कि जो सोलर सिस्टम से बिजली बनाई जा रही है और जो वाइंड से बिजली बनाई जा रही है, थार वाला क्षेत्र वाला, रन ऑफ कच्छ वाला क्षेत्र में, उसमें बिजली पैदा की जा रही है, किससे, सोलर से और वाइंड से, ठीक है ना। अब बिजली पैदा करने के लिए क्या होगा, तार लगाए जाएंगे, वायर बिछेगा, और ये जो पक्षी होता है ना, इसके जो पंख होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, 1-2 मीटर तक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो अर्थिंग वायर होता है ना, उसमें जैसे पक्षी अगर एक तार में बैठा रहे तो नहीं मरेगा, करंट नहीं लगेगा उसको, लेकिन अगर वो दूसरे तार से टच हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो अर्थिंग वायर से जाके टच हो जाता है और करंट क्या होता है, उससे पास हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या किया गया है कि ये एक गंभीर समस्या बन गई थी। उसमें ये किया गया था कि ये एक बढ़िया खासा बिजली पैदा होती, और ये बताया गया था कि 2022 तक 175 गीगावाट की बिजली पैदा की जाएगी, जिसमें 100 वाट की बिजली सोलर सिस्टम वाली और 60 जो है वो वाइंड एनर्जी की जाएगी, 60 गीगावाट वाइंड एनर्जी बनेगी। लेकिन अब ये समस्या पैदा हो गई, तो उसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट पे ये केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बता दिया कि जो भी लाइन है इसको अंडरग्राउंड कर दी जाए। अब कह तो दिया, अंडरग्राउंड करने में इसका खर्चा बहुत आ रहा था। क्या खर्चा था, वो था 4 बिलियन का खर्चा था, $4 बिलियन का। तो अब $4 बिलियन का खर्चा आ रहा था, उसके लिए इसको क्या किया, पेंडिंग में
डाल दिया गया और अभी भी ये पेंडिंग में डला हुआ है, अभी इस पर कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। तो ये आया था, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है क्योंकि ये दिन पर दिन कम होता जा रहा है, इनकी संख्या जो है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी भी है क्या, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया था वो 1972 में आया था, क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो और ये कब लागू कब हुआ था, 9 सितंबर 1972 में, ये पूरा था मामला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WHO द्वारा कोरोना वायरस के B1617.2 स्टोन डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन को अब डेल्टा प्लस या AY1 वेरिएंट कहा गया है। दोस्तों क्या किया गया है कि अब जो डेल्टा प्लस था उसको AY1 कहा गया है। कुछ भारत के हिस्सों में इसको देखा गया था, सबसे पहले इसको चाइना में देखा गया था, और ये वायरस इस तरीके से इंडिया में भी देखा जा रहा है, जिसको क्या कहा गया है, AY1 AY.1 कहा गया है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, डेल्टा प्लस को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट नेटवर्क के विशेषज्ञ द्वारा जारी की गई है, जिसमें दोस्तों क्या किया गया है, सतत विकास रिपोर्ट में पहले नंबर पर जो आया है वो फिनलैंड है। कौन सा है, फिनलैंड है। और दूसरे नंबर पर कौन सा आया है, तो दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो स्वीडन है। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया जो अपना है वो 120वें नंबर पर सतत विकास रिपोर्ट में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर पे, और इसके जो मानक हैं, कितने मानक जो सतत विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें 17 फीचर्स देखे जाते हैं। कितने, 17 फीचर्स देखे जाते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, ये आपके सामने 17 फीचर्स रहे, इनको आप देख सकते हैं, ये आपके पास अवेलेबल रहेंगे, तो ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी है, आपके पीछे कभी भी पूछा जा सकता है आपके पास। और ये रहा टॉप 10 कंट्री, पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे नंबर स्वीडन, तीसरे नंबर डेनमार्क, फिर चौथे नंबर पर जर्मनी, और इस तरीके से 10वें नंबर पे एस्टोनिया। ठीक है दोस्तों, और 120वें नंबर पे भारत। ठीक है दोस्तों, पहला दूसरा याद कर लीजिए, पहले नंबर फिनलैंड, दूसरे नंबर स्वीडन, और लास्ट नंबर पर कौन है आपका, भारत। ठीक है दोस्तों, ये आपको। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा बुडसेट पृथ्वी की कक्षा पर लॉन्च करेगी। कौन करेगी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। कौन कर रहा है इसको, न्यूजीलैंड। कौन कर रहा है, न्यूजीलैंड लॉन्च कर रहा है। अभी लकड़ी का क्यों बनाया जा रहा है दोस्तों, अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया जा रहा था जो हमारे अंतरिक्ष यान जाते हैं अंतरिक्ष में, वहीं पर रह जाते हैं, और इतना कूड़ा कचरा जो है, डेब्रिस जिसको बोला जाता है, कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है, इसलिए कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो इसलिए लकड़ी के ये भेजे जा रहे हैं, क्योंकि ये फिर वहाँ पर कौन साफ करेगा, जब ये रहने जाएंगे हम लोग अंतरिक्ष में तो कौन साफ करेगा, कैसे साफ होंगे, बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो जाएगा। तो उस तरीके को, उसको देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए क्या किया जा रहा है, अब इन्होंने न्यूजीलैंड ने लकड़ी का उपग्रह वीजा बुडसेट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय निर्यात आयात बैंक से, जो एग्जिम बैंक है, उससे $100 मिलियन के ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों के बीच अभी हस्ताक्षर हुआ है, किसके बीच, श्रीलंका और भारत के बीच में ये एक हस्ताक्षर हुआ है। ठीक दोस्तों, जो किया गया है अभी, इसको याद रख लेना, कितने का, $100 मिलियन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस IDFR मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है 16 जून को, इसका कारण ये है कि जो विदेशी, जो भारतीय हैं वो बाहर रह रहे हैं, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो रेमिटेंस आता है, जो रेमिटेंस कहा जाता है, अभी हाल ही में देखा गया है एक सर्वे के द्वारा कि 80.3 मिलियन का रेमिटेंस आया भारत में। मतलब कि कोरोना काल में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा भारत में, रेमिटेंस बराबर आ रहा है। मतलब जो कमाने, जो FDI आता है ना, जो बाहर से लोग कमा के इंडिया में आएंगे, तो क्या है ये क्या कहा जाता है, ये रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो मान लो इंग्लैंड में कोई अपने लोग 50 लोग रह रहे हैं, ये जो पैसा कमा के लाएंगे, अभी भारत में तो आएगा पैसा, जब भारत के रहने वाले हैं ऑब्वियसली भारत में आएंगे, तो ये जो पैसा आया है इसी को कहा जाता है क्या, रेमिटेंस। ये आया है 80.3 मिलियन का। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उनके सम्मान में 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस IDFR मनाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंस जिसको बोला जाता है, वो 16 जून को मनाया जाता है। और इस प्रकार मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे पूरा डिटेल से आप लोगों को बताया दोस्तों। और इस तरीके से आप डेली वीडियो आते रहेंगे, इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाइए, लाइक बढ़ाते जाइए, अपने दोस्तों को ये पूरा पहुंचाइए खबर कि राहुल सर के द्वारा पुनः एक बार करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।